नमस्कार दोस्तों, नॉलेज फॉर क्यूरियस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इस चैप्टर की शुरुआत मैं करना चाहूँगा कुछ क्वेश्चंस से। सबसे पहला क्वेश्चन, डू यू ईट डेली? क्या आप डेली खाना खाते हो? ऐसा होता है क्या कभी खाना खाया कभी नहीं खाया, कभी भूखे ही सो गए पानी पी के? और डू यू हैव रूफ ओवर योर हेड? क्या आपके सिर पे छत है या फिर छत लीक होती है, झोपड़ी में रहते हो? डू यू हैव क्लीन क्लोथ्स एंड फुटवेयर? क्या पहनने को चप्पल और पहनने को साफ कपड़े आपको मिलते हैं या नंगे पैर भटकना पड़ता है धूप में पैर जलते हुए? डू यू हैव वाटर टू बेथ एंड ड्रिंक? क्या आपके पास नहाने को और पीने को पानी है या तड़पते हो नहाने को पानी नहीं मिलता? डू यू हैव वॉशरूम्स? वॉशरूम है या वो उसके लिए भी तड़पना पड़ता है? नालियां है, नल है, बहता हुआ पानी है? मैं ये क्वेश्चन इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि अगर आपके पास ये है, मेरे पास भी है, तो हमको ये रियलाइज करने की जरूरत है कि यार हम प्रिविलेज हैं, हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे पास ये है। ये जो चैप्टर है ये पूरा आपको यही एहसास दिलाने के लिए है। चैप्टर देखो फॉर्मेलिटी नहीं होता, मार्क्स आपको बस आपने समझ लिया, याद कर लिया, जो बचपन से करते आए हो। चैप्टर लिया, आपने ऑनलाइन वीडियो देखा है, टीचर ने आपको समझाया, याद कर लिया। अब जिंदगी में क्या फर्क पड़ा उसका जो आपने पढ़ा? तो याद रखो, जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो स्पेशली लैंग्वेजेस हो, सोशल साइंस हो या इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत हो, ये चीजें आपके जिंदगी को बदलने के लिए, आपके दिमाग को बदलने के लिए है। फॉर्मेलिटी नहीं चल रही है, किताबें फॉर्मेलिटी नहीं है। तो ये क्वेश्चंस मैंने आपसे पूछे ताकि आपको एहसास हो। जब आप ये चैप्टर पढ़ोगे, इसके बाद में आपको एक वीडियो आएगी, एन एलिमेंट्री स्कूल इन अ स्लम, वो चैप्टर पढ़ोगे, फिर अ रोड साइड स्टैंड पढ़ोगे। ये जो तीनों चैप्टर्स हैं ये आपको ये समझाने के लिए है कि भाई अभी भी आप प्रिविलेज्ड हो। अगर आपके पास चप्पल है, कपड़े हैं, वॉशरूम है, पानी पीने को है, नहाने को पानी है, कई बार तो होता है ना 4-4 बार शावर ले रहे होते हैं, 10 बार दिन में फेस वॉश करते हैं, तो बहुत ज्यादा लकी है हम लोग। अभी ऐसे लोग हैं जिनके पास पानी तक नहीं है। हम लोग कई बार रोते हैं कि हमारे पास नाइकी के शूज नहीं है, हमारे पास एडिडास के शूज नहीं है, पर देखो लोगों के पास चप्पल भी नहीं है। इस चैप्टर में मैं आपको बताऊंगा ऐसे लोगों के बारे में जिन पे चप्पल तक नहीं है। ऐसे लोग हैं। हम लोग सोचते हैं कि फाइन हमारे पास टी शर्ट नहीं है 3-4 हज़ार वाली, पर लोगों पे तो वो जो बनियान है वो भी फटी हुई है। इतना लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, उनके सर पे छत नहीं है। हम लोग रोते हैं कि बंगलो नहीं है हमारे पास। हम लोग सोचते हैं कि यार ये क्या रोटी तुरई और लौकी खाना पड़ रही है, पिज्जा क्यों नहीं खा रहा मैं। लेकिन लोग ऐसे जिनके लिए वो सपना है, जिनके लिए वो तुरई रोटी पेट भर के खाना वो सब एक सपना है, जिसको कई बार हम शादियों में पार्टीज में फेंक देते हैं, जिसके लिए कई बार हम घर पे नखरे करते हैं। तो ये सारी चीजें आपको जानने को मिलेगी इस चैप्टर में। तो आई होप आप भी एक्साइटेड हो, जैसे मैं इस चैप्टर को समझाने के लिए एक्साइटेड हूँ, आप इस चैप्टर को समझने के लिए एक्साइटेड हो। तो लेट्स बिगिन। देखो सबसे पहले बात करते हैं राइटर की। राइटर का नाम है एनीस जंग। एनीस जंग 1944 में इनका जन्म हुआ, फॉर्चुनेटली अभी भी हैं। और एक इंडियन ऑथर है, जर्नलिस्ट है, कॉलमनिस्ट है। कॉलमनिस्ट है, कॉलम मतलब जो लोग पत्रकार टाइप होते हैं, आर्टिकल्स लिखते हैं बेसिकली, वो हैं। इंडिया और बाकी कंट्रीज में लिख चुकी हैं। इनको जाना जाना जाता है, बेसिकली फेमस है ये अनवीलिंग इंडिया नाम की इनकी किताब की वजह से, जो 1987 में आई थी, जिसमें इन्होंने बहुत सारी भारतीय नारियों के बारे में लिखा, भारतीय औरतों के बारे में इन्होंने स्पेशली लिखा। और स्पेशली जो मुस्लिम विमेन पीछे छूट गई हैं, पर्दे के पीछे जो मुस्लिम विमेन छूट गई हैं, ये पॉइंट को उन्होंने हाईलाइट किया। अब रियलिटी आपको बताऊं तो वैसे तो देखो हर कम्युनिटी में कमी होती है, पर मुस्लिम विमेन की अगर हम स्पेशली बात करें तो आपको पता है कि 82% मुस्लिम विमेन आज भी अनएजुकेटेड है, इलिटरेट है, उनको लिखना पढ़ना नहीं आता। 80% जो मुस्लिम विमेन है आज भी उनके पास प्रॉपर्टी नहीं है। उनके भाइयों के पास है, हस्बैंड के पास है, पर उनके पास प्रॉपर्टी नहीं है। तो ऐसे कई मुद्दे हैं इस इंडिया में या पूरी दुनिया में जो मुस्लिम विमेन को बहुत पीछे धकेल रहे हैं, पर्दे के पीछे रह जाती हैं वो। तो इस चीज के ऊपर उन्होंने लिखा। पर अगर इनके बारे में बताऊं तो ये खुद पता है ऐसे नहीं है कि गरीब फैमिली से हो। इनके जो पिताजी हैं, इनका नाम है नवाब होशियार जंग, ये एक बहुत ही फेमस स्कॉलर थे, कवि थे, और हैदराबाद के जो आखिरी निजाम रह चुके हैं उनके ये एडवाइजर भी थे। इन्होंने अपना जो स्कूल है वो हैदराबाद में कंप्लीट किया। उसके बाद ये विदेश गई, यानी यूएसए गई पढ़ाई करने। तो मतलब विदेश से पढ़ी हैं, काफी अमीर घराने से हैं, पर फिर भी इनको गरीबी इतना करीब से उन्होंने देखी और इतना अच्छा इन्होंने उसका वर्णन किया कि इनको याद किया जाता है इंडियन फिलोसफी में, इंडियन लिटरेचर में, कि एक अमीर होते हुए गरीबी का इतना अच्छा वर्णन बहुत कम लोग कर पाते हैं। तो रियली इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत डीप बताएंगे, ये बहुत अच्छे से बताएंगे। देखो चैप्टर के बारे में मैं आपको और बताऊं। एनीस जंग का ये जो चैप्टर है ये एक एक्सट्रैक्ट है। एक्सट्रैक्ट इसमें से उनकी किताब है स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। मतलब इसमें बहुत सारे किस्से हैं
जिन किस्सों में से दो मैं आपको बताऊंगा। पहला वाला किस्सा इस वीडियो में आएगा और दूसरा वाला किस्सा अगली वीडियो में। वो अगली वीडियो आपको इस वीडियो के एंड होते ही दिख जाएगी। इसमें वो बताएंगे कैसे जो बच्चे हैं डिप्राइव्ड बैकग्राउंड से, यानी एक ऐसे बैकग्राउंड से, उनका जो समाज है, उनका जो जाति है या गांव है वो पिछड़ा हुआ है। इसमें ऐसे एक इदरीस नाम की कहानी आएगी, एक बच्चा जिसको किडनैप किया गया था और कारपेट इंडस्ट्री में काम करवाया गया मिर्जापुर में। बहुत सारे ऐसे जिनके जो शराबी पिता हैं उन्होंने उनको टॉर्चर किया, कुछ लोग जिनकी जबरदस्ती शादी करवा दी गई, जिनको फिजिकली अब्यूज किया गया, ऐसे बहुत सारे आपको मिलेंगे। कुछ जिनको एनजीओ ने संभाल लिया। आपने शायद सुना होगा, वैसे मैं एमपी से हूँ। एमपी की एक बहुत ही फेमस एनजीओ वर्कर है कैलाश सत्यार्थी, जो ऐसे बच्चों को बचाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे एनजीओ है जो लोगों को बचाते हैं ऐसे बच्चों को, लेकिन फिर भी नहीं बच पाते। इनफैक्ट इंडिया में तो हर 6 मिनट में एक बच्चा किडनैप होता है, तो स्ट्रगल बहुत है इंडिया में बच्चों के लिए। इन्हीं के ऐसे, ये जो बुक है ना स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, इसके बहुत सारे जो एक्सट्रैक्ट्स हैं वो अलग अलग किताबों में इंडिया के आपको मिलेंगे। जैसे अभी हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी का, तो ऐसे इंडिया में बहुत सारे स्टेट बोर्ड्स हैं, यूनियन टेरिटरी के कुछ बोर्ड्स हैं, आईसीएससी, सीआईएससी, बहुत सारे बोर्ड्स हैं। तो अलग अलग बोर्ड्स की इंग्लिश की बुक में इनको पढ़ाया जाता है ताकि लोग समझ पाएं कि भाई हम लोग कितने लकी हैं और इस देश में अभी भी कितनी सारी समस्याएं हैं। तो इनमें से पहली स्टोरी अभी हम पढ़ेंगे। उस पहली स्टोरी का जो टाइटल है और जो पहला सेंटेंस है वो ये है, समटाइम्स आई फाइंड अ रुपी इन द गार्बेज। ये कहानी है बेसिकली साहिब नाम के एक बच्चे की, और एनीस तो ये है ही, दिल्ली में रहती हैं, अभी ये दिल्ली में है, ठीक है। अब वो कहता है, ये साहिब की बात है, समटाइम्स आई फाइंड अ रुपी इन द गार्बेज, कि कभी कभी मुझे 1 रुपया भी मिल जाता है कचड़े में। ये बेसिकली ग्रैग पिकर है, कूड़ा उठाता है। When do you do this? I ask Sahib when I encounter every morning scrounging for gold in the garbage dumps of my neighborhood. तो एनीस जो है, इनके पड़ोस में कुछ कचड़े के ढेर है, ये देख सकते हो आप इमेज में, कचड़े के ढेर है। इन कचड़े के ढेर में साहिब नाम का लड़का आता है और गोल्ड ढूंढता है। अब गोल्ड से ये मत समझना कि यहाँ पे गोल्ड का मतलब है असली सोना, सोने के जेवर नहीं मिलेंगे। यहाँ पे ये गोल्ड मेटाफोर है। गोल्ड का मतलब उस बंदे को जो भी मिल जाए, जैसे भी इसने कहा ना 1 रुपया, तो कभी कभी कचड़े में 1 रुपये का मिल जाता है सिक्का, कभी 10 का नोट, कभी कुछ और भंगार जिसको बेच के पेट भरा जा सके, पेट नहीं तो कम से कम आधा तो खाना खाया जा सके। तो इसके लिए गोल्ड का मतलब है ये 1 रुपया, 10 रुपया भंगार बेसिकली। आपने भी देखा होगा आसपास कूड़ेदान में कुछ लोग होते हैं जो खाली पानी का पाउच या बॉटल उठाते हैं, जिससे उनका घर चलता है। घर नहीं चलता तो उनको आधा खाना तो मिल ही जाता है। साहेब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग एगो, सैट अमिड्स द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका। ढाका का नाम आपने सुना होगा, बांग्लादेश की कैपिटल है। साहेब उन लोगों में से है जिन्होंने बहुत पहले ढाका को छोड़ा था। ये है अप्रवासी, सॉरी माइग्रेंट्स है, ये अप्रवासी जो भाग के आते हैं ना दूसरी जगह से। हिज होम इज नॉट इवन अ डिस्टेंट मेमोरी। बच्चा है, उसको तो याद भी नहीं है कि मेरा कभी घर हुआ करता था ढाका में, बहुत धुंधला याद है इसको। देयर वर मेनी स्टॉर्म्स दैट स्वेप्ट अवे देयर फील्ड्स एंड होम्स, हिज मदर टेल्स हिम। इसकी माँ ने इसको बताया है कि कई तूफान आए थे जिन्होंने हमारे घर को उजाड़ दिया। अब ये तूफान एक्चुअली मैं आपको बताऊं तो आपने थोड़ी बहुत अगर हिस्ट्री पढ़ी है तो आपको पता होगा, एक 1971 में इंडिया पाकिस्तान का एक वॉर हुआ था, जब पाकिस्तान बांग्लादेश पे बहुत अत्याचार कर रहा था। उस समय वैसे बांग्लादेश नहीं था, वो ईस्टर्न पाकिस्तान था। और बहुत ज़्यादा अत्याचार के बाद फाइनली जो हमारी श्रीमती इंदिरा गांधी थी, उनकी वजह से, हमारी आर्मी की वजह से ये जो ईस्टर्न पाकिस्तान है ये बांग्लादेश बना। तो उस समय अत्याचार से भागते हुए बहुत सारे लोग आए थे बांग्लादेश से भागते हुए इंडिया के वेरियस पार्ट्स में, जिनमें से एक पार्ट था दिल्ली का सीमापुरी, दिल्ली के बाहरी हिस्सों में बना हुआ सीमापुरी। इसी सीमापुरी की कहानी है। पर यार बच्चे को क्या समझाया जाए युद्ध का फॉर्मूला? तो बच्चे की माँ ने उसको बोला क्या, तूफान आया था और वो जो तूफान है उसकी वजह से हम लोग यहाँ पे आ गए। दैट्स वाई दे लेफ्ट लुकिंग फॉर गोल्ड इन बिग सिटी वेयर ही नाउ लिव्स। इसलिए वो दिल्ली जैसे बड़े शहर में आशा लेकर आए हैं कि कभी हमें तरक्की मिलेगी, और कम से कम तरक्की नहीं तो जिंदगी और पेट भर खाना तो मिल ही पाएगा। आई हैव नथिंग एल्स टू डू, ही मटर्स लुकिंग अवे। तो वो थोड़ा दूर देख के बोलता है मुझसे, कम शिकायत करते हुए, मेरे पास कुछ और है ही नहीं करने को। गो टू स्कूल आई से ग्लिबली, रियलाइजिंग इमीडिएटली हाउ हॉलो द एडवाइस मस्ट साउंड। तो मैं यानी एनीस के मुंह से निकल आता है तो स्कूल चले जाओ, बिना कुछ सोचे बोल दिया। फिर समझ में आया भाई यार क्या बोल दिया मैंने, जिसके पास खाने का इंतजाम नहीं हो क्या स्कूल जाएगा यार, कैसी एडवाइस दे दी मैंने। तो फिर मुझे रियलाइज हुआ, तो उसने भी जवाब दे दिया, देयर इज नो स्कूल इन माई नेबरहुड, व्हेन दे बिल्ड आई विल गो। तो वो कहता है कि मेरे पड़ोस में कोई स्कूल नहीं है, जब वो बनाएंगे तो मैं जाऊंगा। इफ आई स्टार्ट अ स्कूल विल यू कम, आई सेड हाफ हार्टेड, हाफ जोकिंग। तो मैंने थोड़ा मजाक में उससे बोल दिया कि अच्छा अगर मैं शुरू करूँ स्कूल तो आओगे तुम उसमें? यस ही सेड स्माइलिंग ब्रॉडली। उसके चेहरे पे एक बड़ी सी स्माइल आ गई। वो कहता है अरे हाँ, वो देख रहे हो बच्चे के अंदर पढ़ने की कितनी इच्छा है,
एक तरफ कई बार आप लोग होते हो जो पढ़ाई से भागते हो, और कुछ हैं जो तड़प रहे हैं पढ़ाई के लिए। तो वो हाँ करके बोलता है कि हाँ हाँ। अ फ्यू डेज लेटर आई सी हिम रनिंग टू मी, इज योर स्कूल रेडी? तो कुछ दिनों बाद वो मेरी तरफ भागते हुए आया, अरे तुम्हारा स्कूल तैयार है क्या? इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल, आई से एम्बेरेस्ड एट हैविंग मेड अ प्रॉमिस दैट वाज नॉट मीट। अब मैंने कहा, अरे स्कूल बनने में टाइम लगता है यार। तो मैं थोड़ा सा इसमें झिझकी, अनीस थोड़ी सी झिझकी। उसको समझ में आ गया मैं कैसा प्रॉमिस कर दिया जब मेरे हाथ में नहीं है, जब मेरा इंटेंशन नहीं है, न उतने फंड है, न टाइम है, न इंटेंशन है। कैसा एडवाइस दे दी। बट प्रोमिस लाइक माइन अराउंड एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लीक दिस ब्लीक वर्ल्ड। लेकिन ऐसे प्रॉमिस क्या पहली बार मैंने किए क्या? नहीं भाई, ये दुनिया इन खोखले प्रोमिस से भरी पड़ी है, जहाँ पे ऐसे आपको प्रॉमिस हर जगह मिलेंगे जो कहते हैं कि गरीबी मिटाएंगे, पर गरीबी की जगह असल में गरीब मिट जाते हैं। ऐसे प्रॉमिस बहुत कॉमन है, इस देश में भी हर सरकार देती है। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम आई आस्क्ड हिज नेम, साहिब आलम ही अनाउंसेस। कई महीनों की पहचान के बाद इस तरीके से उसको देखना, बात करना, इसके बाद मैंने आकर उस बच्चे से नाम पूछा। बच्चे ने बहुत अच्छे से बताया, कॉन्फिडेंस के साथ, साहिब आलम। ही डज नॉट नो वॉट इट मीन्स, इफ ही न्यू इट्स मीनिंग लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स ही वुड हैव अ हार्ड टाइम बिलीविंग इट। उस बच्चे को उसके नाम का मतलब भी नहीं पता। उसके नाम का मतलब है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, इस पूरे कायनात का, इस ब्रह्मांड का मालिक, साहिब आलम। लेकिन वो क्या यकीन कर पाएगा? Unaware of what his name represents, he roams the streets with his friends, an army of barefoot boys who appear like morning birds and disappear at noon. इसको पता भी नहीं है इसके नाम का मतलब। ये कुछ नंगे पैर वाले बच्चों के साथ आता है, मतलब ऐसे बच्चे, ये आप इमेज में देख रहे हो ना, ये बच्चे सब नंगे पैर है, देखो ऐसे ये सब की टोली है जो बच्चे नंगे पैर सुबह आते हैं, सुबह के पंछियों की तरह। क्योंकि यार सुबह आपको पता होगा ठंडक होती है थोड़ी सी, तो नंगे पैर चलना आसान है। दोपहर में तो पैर जलते हैं ना, बच्चे कहाँ चल पाएंगे। तो दोपहर में वो गायब हो जाते हैं, सुबह सुबह आते हैं कचरा बीनने। ओवर द मंथ्स आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम। अब कितने महीने हो गए हैं इनको तो देखते देखते, बात करते करते, कि अब तो मैं पहचानने लगी हूँ कि ये साहब है, ये कौन है, ये कौन है, इसकी कैसी आदत है। पहचान अच्छी हो गई है। वाई आर नॉट यू वेयरिंग चप्पल्स, आई आस्क वन। तो मैंने एक बार एक से पूछ लिया, तो चप्पल क्यों नहीं पहनते तुम लोग? ये देख रहे हो, हर बार अमीर गरीब से ऐसे सवाल पूछता है, ये बहुत कॉमन, आपने भी देखा होगा। जिस पे रिसोर्स है वो जरूर पूछेगा। सो माई मदर डिड नॉट ब्रिंग दैम डाउन फ्रॉम द शेल्फ, ही आंसर्स सिंपली। तो जिससे मैंने पूछा उसने कहा, अरे मेरी माँ उतारती नहीं चप्पल शेल्फ से, ऊपर रखिए। अब इस सेंटेंस में आपको गरीबी दिख सकती है कि माँ ये नहीं बोल सकती कि बेटा हम चप्पल नहीं खरीद सकते, तो माँ झूठ बोलती है कि शेल्फ में रखी हुई है चप्पल, कभी उतारूंगी। इवन इफ शी डिड ही विल थ्रो देम ऑफ। आई एड्स अनदर हु इज वियरिंग शूज दैट डू नॉट मैच। अब एक दूसरा लड़का है, थोड़ा सा स्वाभिमानी टाइप है, देखो ये क्यों। जैसे मान लो ये है, वैसे ये रियल फोटो तो नहीं है कोई, क्योंकि अवेलेबल नहीं है रियल फोटो किसी साहेब की। तो मान लो ये लोग वो लोग हैं, ठीक है। अब इनमें से एक से अनीस ने क्वेश्चन पूछा, तो एक ने जवाब दिया, उसके बाद पीछे से दूसरी मान लो है दूसरा बंदा, वो दूसरा लड़का क्या बोलता है कि है ना, अगर इसको माँ ने दे भी दिए चप्पल तो भी ये नहीं पहनेगा। और ये जो बंदा है ये ऐसे शू पहना हुआ जो मैच नहीं करते, इसका मतलब इसको जुगाड़ में मिले हैं, कचड़े में कहीं पे मिल गए, कोई लाल जूता, कहीं सफेद जूता, साइज मैच नहीं करता, फटे पुराने, पर पहन लिए। व्हेन आई कमेंट ऑन इट डिफरेंट शूज, ये इसने कमेंट किया अलग अलग, अरे तुमने अलग अलग शू क्यों पहने? ही शफल्स हिज फीट, वो पैरों को छुपाने लगता है अपनी, थोड़ा खिसका के जमीन से पैरों को छुपा लेता है। आई वॉन्ट शूज सेज अ थर्ड बॉय हु हैज नेवर ओन्ड अ पेयर ऑल हिज लाइफ। अब एक तीसरा लड़का है, वो बोलता है कि यार मुझे शूज चाहिए। उसको अनीस को बोलता है मुझे शूज चाहिए। उसने जिंदगी में आज तक शू चेक ही नहीं किया कि शू होता क्या है, पहना ही नहीं है बंदे ने। ये होती है गरीबी। ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री आई हैव seen children walking barefoot in cities on village roads. It is not lack of money but a tradition to stay barefoot in one explanation. अब इस बात से अनीस को कुछ याद आता है। एनीस कहती है, वैसे मैंने हिंदुस्तान में जब इतना ट्रैवल किया है, इन्होंने ट्रैवल बहुत किया है, ये ऐसी राइटर है जिन्होंने बहुत ट्रैवल किया हुआ है। तो मैंने बहुत जगह लोगों को देखा है, खासकर बच्चों को, जो शहरों में, गाँव की सड़कों पे नंगे पैर चलते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि पैसों की कमी नहीं होती, ट्रेडिशन होता है। आप देखोगे बहुत जगह, लाइक मेघालय है जहाँ बहुत ज़्यादा बारिश पड़ती है, या कुछ साउथ में भी कुछ जगह ऐसी जहाँ पे आप देखोगे लोग नंगे पैर घूम रहे होते हैं। तो कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ नंगे पैर लोग घूमते हैं। तो कई बार उसको वो ट्रेडिशन बना देते हैं कि नहीं हम तो नंगे पैर ही जाएंगे, ट्रेडिशन है हमारा। लाइक अफ्रीकन कुछ कंट्रीज है जहाँ पे गरीबी है, तो वो गरीबी की जगह उसको बोल देता है कि ट्रेडिशन है, नंगे पैर अच्छा है हमारा जाना, आदत हो गई है हमको। आई वंडर इफ दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन अवे अ परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी। तो वो कहती है एनीस कि कई बार ये गरीबी नहीं, गरीबी होती है, ये कोई कल्चर का हिस्सा नहीं होता, पर लोग उसको कल्चर का हिस्सा बोल देते हैं और उस गरीबी को ढकने की कोशिश करते हैं। वो गरीबी जो लगातार चली आ रही है, पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है।
आई रिमेंबर अ स्टोरी, अ मैन फ्रॉम ओडीपी वंस टोल्ड मी। अब मुझे एक कहानी, मुझे मतलब ओडीपी को एक कहानी याद आती है इस बात से। ये कहानी ओडीपी की है। मैंने आपको मैप दे दिया है, वैसे मैप कोई एग्जाम में तो पूछा नहीं जाएगा, पर अंदाजे के लिए कि हमें पता तो होना चाहिए हमारे भारत के किस हिस्से की बात हो रही है। तो ये इस साइड के कर्नाटका से, सी से लगा हुआ एरिया कर्नाटका का है। तो एक शहर है ओडीपी, इसके बारे में बात होती है कि एक यंग बॉय था। एज अ यंग बॉय ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पल व्हेन हिज फादर वाज अ प्रीस्ट, वेयर हिज फादर वाज अ प्रीस्ट। He would stop briefly at the temple and pray for a pair of shoes. 30 years later, I visited his town and the temple, which was now drowned in an air of desolation. तो अब होता क्या है कि करीब करीब 30 साल बाद उस कहानी के, क्योंकि देखो इनकी एज बहुत ज़्यादा थी जब ये इन्होंने चैप्टर लिखा, तो करीब करीब 65-66 की हैं एनीस। तो इस कहानी को सुनने के 30 साल बाद वो ओडीपी पहुंच गई। जब वो ओडीपी पहुंची तो हालात वैसे नहीं थे, न वो मंदिर इतना फेमस था, न टाउन, अब तो थोड़ा शहर बन चुका है ना वो। तो होता क्या है कि वो उस मंदिर को देखती हैं जिस मंदिर की कहानी उनको पता है। इन द बैकयार्ड वेयर लिव्ड द न्यू प्रीस्ट देयर वर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर्स। अब बेसिकली कहानी इसकी ये है इस मंदिर की कि मंदिर के पुजारी का बेटा है जिसने इनको कहानी सुनाई। तो पुजारी का बेटा जब भी स्कूल जाता था तो वो मंदिर के बाहर रुक के प्रेयर करता था कि हे भगवान मुझे चप्पल दे दो, मुझे शूज़ दे दो, बेसिकली मेरे पास शूज़ नहीं है पहनने को। 30 साल बाद जब एनीस वहां पे गई तो पुजारी ऑफकोर्स बदल चुका था। उस पुजारी के उस आंगन के ही मतलब मंदिर के पीछे वाले एरिया में नया पुजारी रहता था। वहां पे देयर वर रेड एंड व्हाइट प्लास्टिक चेयर्स, वहां पे लाल और सफेद प्लास्टिक चेयर थी। अ यंग बॉय ड्रेस्ड इन अ ग्रे यूनिफॉर्म वियरिंग सॉक्स एंड शूज अराइव्ड पैंटिंग एंड थ्रू हिज स्कूल बैग ऑन द फोल्डिंग बेड। Looking at the boy, I remembered the prayer another boy has made for the goddess when he finally got a pair of shoes. लेट मी नेवर लूज टाइम। अब यहाँ आप कंफ्यूज मत होना, दो अलग अलग स्टोरी है, ठीक है। एक स्टोरी क्या है कि ये जो बंदा था जिसने प्रेयर की थी, एक पुजारी का बेटा, उसी के गांव में 30 साल बाद जब एक पुजारी है, तो पुजारी उतना गरीब नहीं है, उसके पास एक फोल्डिंग बेड है, उसका जो बच्चा है वो यूनिफॉर्म पहनता है, शू पहनता है, सॉक्स पहनता है, स्कूल जाता है, यानी एक पुजारी की गरीबी दूर हो गई। फिर एक दूसरे बंदे की बात आती है। एक दूसरा बंदा है जिसकी कहानी एनीस को याद आ गई। वो प्रेयर करता था मेरे पास जूते हैं पर जूते कभी गुम ना हो। देख रहे हो, हर कोई चिंतित है, जिसके पास नहीं है वो प्रेयर करता है जूता मिल जाए, और जिसके पास है वो कहता है कभी गुम ना हो। द गॉडेस हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर, तो वो जो देवी है मंदिर की, उन्होंने उसकी प्रेयर मान ली थी। यंग बॉयज लाइक द सन ऑफ प्रीस्ट नाउ वोर शूज बट मैनी अदर्स लाइक द रैग पिकर्स इन माई नेबरहुड रिमेन शूलेस। तो पुजारी के बेटे की तरह बहुत लोग हैं जो 30 साल पहले चप्पल नहीं अफोर्ड कर पाते थे, आज वो जूते पहनते हैं, आज वो स्कूल जाते हैं। लेकिन हर कोई गरीबी से अमीरी में नहीं आया, हर कोई मिनिमम रिसोर्सेज तक नहीं पहुंच पाया। इन नंगे पैर घूमने वाले, कूड़ा बीनने वाले बच्चों की तरह जो मेरे पड़ोस में हैं, ऐसे आज भी कई बच्चे हैं जिनके पास चप्पल तक नहीं है। माई एक्विटेंस विद द बेयरफुट ट्रैक पिकर्स लीड्स मी टू सीमापुरी, अ प्लेस ऑन पेरिफेरी ऑफ दिल्ली येट माइल्स अवे फ्रॉम इट मेटाफोरिकली। अब इन बच्चों से जो पहचान है वो मुझे ले गई मुझे सीमापुरी। सीमापुरी एक जगह है जो दिल्ली के पेरीफेरी पे है। पेरीफेरी का मतलब होता है आउटस्कर्ट्स। देखो आपके भी शहर में होगा, आप उसको आउटर एरिया बोलते हो। जैसे मान लो आपका ये शहर है, तो शहर में ये हो गया मेन एरिया, और आप जब शहर से दूसरे शहर जाओगे तो हाईवे के आसपास ये रास्ता आता है जहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी कम है। आपको ऐसा फील होगा गाँव है, थोड़ा बहुत भैंस वगैरह मिलेगी, गाँव जैसा फील होता है वहाँ पे। मेरे शहर में भी है, आपके शहर में भी होगा। इनको बोलते हैं पेरीफेरी आउटस्कर्ट्स। तो वैसे तो वो दिल्ली से बहुत ज़्यादा दूर नहीं था, लेकिन मेटाफोरिकली मतलब अगर आप सिचुएशन को देखोगे तो ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा दूर है। मतलब कहाँ ऊंची ऊंची इमारतें और कहाँ एकदम कच्चे मकान, कहाँ लखपति लोग, करोड़पति लोग, कहाँ दिल्ली के मंत्रालय, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, जो पूरा देश है उसके सबसे पावरफुल लोग, हेलीकॉप्टर्स, एरोप्लेन्स, दूसरी तरफ पलंग तक नहीं, छत तक नहीं। तो मेटाफोरिकली कितना ज़्यादा दूर है। Those who live here are squatters who came from Bangladesh back in 1971। तो ये लोग स्क्वेटर हैं। स्क्वेटर मतलब बिना परमिशन के जो लोग आके रहने लगते हैं, अतिक्रमण करते हैं मतलब, लेकिन मजबूरी होती है, क्या करें। जैसे अभी रोहिंग्यास का केस चल रहा है, आपने देखा होगा, CAA बहुत बड़ा मैटर आया हिंदुस्तान में। तो ऐसे स्क्वेटर होते हैं जो लोग भाग के आ जाते हैं। तो 1971 में ये लोग कभी भाग के आए थे। साहेब्स फैमिलीज अमंग देम, सीमापुरी वॉज देन अ वाइल्डरनेस। तो सीमापुरी में वो लोग आए थे उस समय, साहब की फैमिली भी उन्हीं में से एक है। इट स्टिल इज, अभी भी वाइल्डरनेस में खोई हुई है, मतलब खोई हुई है, कोई तरक्की नहीं है, लेकिन अब खाली नहीं है, उस समय खाली हुआ करती थी।
but it is no longer empty. In structures of mud with roofs of tin and tarpaulin and void of sewage, drainage or running water live 10,000 replicates. तो जब एनीस यहाँ पे कहीं अब हो सकता है ज़्यादा हो कम हो, अब का तो डेटा अलग होगा, उस समय की बात है सीमापुरी में 10,000 कूड़ा बीनने वालों की फैमिली थी। ऐसी फैमिली जो मिट्टी के मकान में रहती है। अगर आप झोपड़पट्टी में कभी गए हो, मैं अपने एनजीओ के काम से कई बार गया हूँ, तो मैंने देखा है कि वो जो रह रहे होते हैं ना, बहुत गंभीर हालत होती है। लकड़ी का एक आध पल्ला मिल जाता है और एक मोटा सा टारपोलिन होता है ना, प्लास्टिक की एक मोटी सी शीट होती है जिसको हम लोग घर में भी लगाते हैं कई बार कि पानी लीक ना हो, कभी छत पे अगर लीक हो रहा हो कुछ तो, ठीक है। तो वो जो टारपोलिन होती है उससे और टीन से ये लोग अपनी छतें बनाते हैं। वहां पे रनिंग वाटर नहीं, हमारी तरह नहीं होता कि फेस वॉश कर रहे हैं आराम से, नल है यहाँ पे, और ना यहाँ पे ऐसे घर पे नल आ रहा होता है कि बोरिंग है कभी भी चालू कर लो पानी। जाने कैसे कैसे स्ट्रगल करके कट्टियां भर के ये लोग पानी लेके आते हैं। सीवेज नहीं होता कि हमारी तरह अच्छे अच्छे वॉशरूम हो, फ्लश का ऑप्शन हो, इन लोग के पास वॉशरूम तक नहीं होते, ना नालियां होती हैं, बहुत ज्यादा खराब हालत होती है इन लोग की। तो ये जिक्र करती हैं इन सब स्थितियों का। दे हैव लिव्ड हेयर फॉर मोर देन 30 ईयर्स। तो ये जो कहानी है 2005 में लिखी गई, 1971 में ये लोग आए थे, तो करीब करीब 30 साल इनको हो चुके, ज्यादा ही हो चुके थे 30 साल से इनको यहाँ पे स्ट्रगल करते हुए। कोई आइडेंटिटी नहीं, कोई पहचान नहीं, जैसे हमारे पास अपना आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड होता है ना, इनके पास ऐसे बहुत ज्यादा नहीं है। विदाउट परमिट्स बट विद राशन कार्ड्स दैट गेट देयर नेम्स ऑन वोटर लिस्ट एंड एनेबल देम टू बाय ग्रेन। अब इनके पास दो चीजें हैं कानूनी कागजों के नाम पे। राशन कार्ड पे इनका नाम आ जाता है, राशन कार्ड मिल जाता है, राशन कार्ड की हेल्प से वोटर लिस्ट में इनका नाम आ जाता है, जिससे इनको अनाज मिल पाए। आपको पता होगा हिंदुस्तान में जो राशन कार्ड है वो उसका सिस्टम है, आपने शायद अपने सोशल में भी पढ़ा होगा 9th-10th में, तो उसमें सस्ते में अनाज दिया, देखा भी होगा, अनाज सस्ते में मिलता है। अंत्योदय कार्ड होता है, गरीबी रेखा वाला कार्ड होता है। तो इस तरीके से इन लोग को एक कार्ड मिल जाता है ताकि अनाज मिल पाए, भूखे ना रहे। फूड इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन आइडेंटिटी। ऑफ कोर्स यार, खाना खाने को मिल जाए, जिंदा रहें, वो इंपॉर्टेंट है किसी आइडेंटिटी से ऊपर। If at the end of the day we can feed our families and go to bed without an aching stomach, we would rather live here than in the fields that gave us no grain, say a group of women in tattered sarees when I asked them why they left their beautiful land of green fields and rivers. तो एनीस जब उन औरतों से पूछती हैं कि आप आखिर इतने खूबसूरत से फील्ड को, नदियों को छोड़ के कहाँ ये कचरे में बैठे हो, ऐसा क्यों? तो वो बोलती हैं कि अगर हम एक ऐसी जगह पे है जहाँ हम खाली पेट नहीं सो रहे हैं, हमारे पास दिन के अंत में खाना खाने को है, भले पेट भर के ना हो लेकिन खाना खाने का तो है, भले वो फटी हुई साड़ी पहने लेकिन खाना खाने को है, मतलब जिंदा रह पा रहे हैं, तो ये बेहतर है ऐसे हरे भरे खेतों से जो हमको अनाज न दे पाए। क्योंकि देखो, युद्ध की स्थिति में इकोनॉमी डाउन हो जाती है, कई बार ऐसी हालात होते हैं कि आप अनाज उगाते हो पर आपको उतना नहीं मिल पाता, महंगाई इतनी हो जाती है कि आप बहुत ज्यादा खराब हालत में होते हो। तो ये कहती हैं इससे तो हम यहाँ पे खुश हैं कचरा बीन के। Wherever they find food, they pitch their tents, they become transit homes. Children grow up in them, becoming partners in survival. तो जहाँ पे भी इनको खाना मिलता है ये लोग अपने टेंट लगा लेते हैं। पिच देयर टेंट मतलब टेंट लगाना। जैसे जब वो लोग भाग के आए 1971 में, तो ऐसा नहीं है कि सब लोग सीमापुरी में आए। 10,000 आज सीमापुरी में थे 30 साल बाद, तो यानी 30 साल पहले वो होंगे करीबन 500, 1000, 2000, और अलग अलग देश के अलग अलग जगह पे वो लोग मिल जाएंगे आपको। ऐसे लोग हमारे देश में अलग अलग राज्यों में आपको मिल जाएंगे। तो जहाँ पे भी इनको खाना मिलता है इनके ट्रांजिट होम बन जाते हैं, टेंट लगा के रहने लगते हैं, बच्चे इनमें रहते हैं और सर्वाइवल के लिए आपस में जुड़ जाते हैं। कहीं पे इनको कुछ और काम मिलता है, कसाई, कहीं पे लकड़ी काटने का, कहीं पे कचरा बीनने का, कहीं पे पत्तल बनाने का, किसी राज्य में कुछ, किसी राज्य में कुछ। अगर हम बात करें सीमापुरी की, एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग। जैसे सीमापुरी में कचरा बीनना एक काम है, क्योंकि दिल्ली के आसपास कचरा बहुत है। आपको अभी भी अगर आप जाओगे ना दिल्ली में, तो आपको देखोगे कि ऐसे आपको पहाड़ जैसा स्ट्रक्चर दिखेगा, और ध्यान से देखोगे तो समझ में आएगा वो पहाड़ नहीं है, वो कचरे के बहुत बड़े बड़े ढेर हैं। यानी कचरा दिल्ली में बहुत है, आपको अगर बीनना हो, मतलब किसी को बीनना हो अगर इस तरीके से, तो अवेलेबल रहता है। थ्रू द ईयर्स इट हैज एक्वायर्ड द प्रोपोर्शंस ऑफ एन फाइन आर्ट। इतने सालों से कचरा बीन के हमारे लिए फाइन आर्ट हो गया है। जैसे लोग होते हैं ना कलाकार, आगे मैं आपको सेकंड पार्ट में बताऊंगा, लोग चूड़ी वाले जो हैं कलाकार, तो लोगों के लिए कला होती है पेंटिंग करना, दोने पत्तल बनाना, साड़ियां बनाना, वैसे इनके लिए एक फाइन आर्ट हो गया है। ये कचरा बीनना भी एक आर्ट हो गया, एक्सपर्ट हो गए ये लोग। गार्बेज टू देम इज गोल्ड। इन लोगों के लिए गार्बेज एक गोल्ड है। इट इज देयर डेली ब्रेड, इनकी रोजी रोटी है। अ रूफ ओवर देयर हेड्स इवन इफ इट इज लीकिंग रूफ। तो इनसे इनको छत मिल जाती है सिर पे, जैसे होगा ना कचरे में टारपोलिन वगैरह मिल गया, या उससे थोड़ी अर्निंग हो गई तो टारपोलिन ले लिया, तो इनके लिए एक छत है। भले वो छत पूरी नहीं है, लीकिंग रूफ है, यानी वो छत लीक करती है, पर क्या किया जाए यार, समथिंग इज बेटर देन नथिंग।
ये बड़ों की सोच है, बच्चों की सोच देखना। बट फॉर अ चाइल्ड इट इज इवन मोर। बच्चों के लिए कचड़ा रोजी रोटी नहीं है, बच्चों के लिए कुछ और है। अब आपको मैं वापस ले चलता हूँ एक सेंटेंस पे। ये सेंटेंस आपको याद है क्या? शुरुआत हमने इसी सेंटेंस से की थी। आई समटाइम्स फाइंड अ रुपी इवन 10 रुपी नोट। यहाँ तक था ये सेंटेंस। लेकिन साहेब के लिए वो रोजी रोटी नहीं। साहेब क्या कहता है? कभी कभी मुझे 1 रुपया, कभी कभी 10 रुपए का नोट भी मिल जाता है। साहेब कहता है उसकी आंखों में चमक है। यानी उस बच्चे को ज्ञान ही नहीं है कि मैं इस दुनिया में कितना नीचे हूँ, कंपैरिजन ही नहीं है। उसने ज्यादा अमीरी तो देखी नहीं है। बच्चे मासूम होते हैं, उनके हिसाब से वो सही है। तो बच्चे के हिसाब से वो एक एडवेंचर है। वेन यू कैन फाइंड अ सिल्वर कॉइन इन अ हीप ऑफ गार्बेज यू डोंट स्टॉप स्क्राउंजिंग। तो जब आपको सिल्वर कॉइन मिल जाता है, इसका मतलब कोई सिक्का आपको मिल गया उसमें, तो आप क्यों रुकोगे? आप तो ढूंढते रहोगे, ढूंढते रहोगे, ढूंढते रहोगे। फॉर देयर इज अ होप ऑफ फाइंडिंग मोर, क्योंकि उम्मीद होती है कि कचरे में से कुछ और मिल जाएगा। इट सीम्स दैट फॉर चिल्ड्रन गार्बेज हैज अ मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इज मीन्स टू देयर पेरेंट्स। तो माँ बाप के मन में दुख है कि यार हमारे बच्चे कचरा बीन रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि बड़ी बड़ी इमारतों में ऐसे बच्चे भी हैं जो यूनिफॉर्म पहन के स्कूल जाते हैं। उस बच्चे को थोड़ा ना पता है, उसने तो जरा सी जिंदगी देखी है, जरा सी दुनिया देखी है, उसके हिसाब से वो खुश है कचरा बीनने में। फॉर द चिल्ड्रन इट इज रैप्ड इन वंडर, फॉर द एल्डर्स इट इज मीन्स ऑफ सर्वाइवल। बच्चों के लिए ये क्या है? एक उत्साह वाली बात है। बच्चों के लिए खेल है, खेल कूद है। लेकिन बड़ों के लिए सिर्फ और सिर्फ उनकी रोजी रोटी, जो उनको दुख देती है खुशी देने की बजाय। One winter morning, I see Sahib standing at the fenced gate of the neighborhood club, watching two young men dressed in white playing tennis. अब एक बार क्या होता है, एक सर्दियों की सुबह, मैं यानी एनीस देख रही होती है साहिब को। साहिब क्या, फैंस आपको पता होगा, फैंस इसको बोलते हैं, जो बेसिकली बाउंड्री एक तरह से। तो इस तरफ बैठा था साहिब, खड़ा था। फैंस के उस तरफ दो दो यंग लोग, दो लड़के हैं जो कि क्या कर रहे हैं? टेनिस खेल रहे हैं। अमीर, ऑफ कोर्स, अमीरों वाला गेम है, मस्त वाइट कपड़े पहन के टेनिस खेल रहे होंगे। आई लाइक द गेम ही हम्स, कंटेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फैंस। अब फैंस के इस तरफ खड़े हुआ साहिब बहुत खुशी से बोलता है कि मुझे बहुत अच्छा लगता है ये गेम, पर जिसके पेट में खाना जाएगा कि नहीं जाएगा डिसाइड नहीं है। वो क्या गेम खेलेगा यार, उसको क्या बैडमिंटन मिलेगा। तो आई गो इनसाइड व्हेन नो वन इज अराउंड, ही एडमिट्स द गेट कीपर लेट्स मी यूज द स्विंग। तो वो बताता है कि ये जो गेट कीपर है यहाँ का, जब कोई भी नहीं होता तो गेट कीपर बहुत दयालु है, तो मुझे अलाउ करता है कि तू जा और आराम से झूला बोला झूल ले। मतलब वो गेम को देख के ही खुश हो जाएगा। ये होती है गरीबी। तो गेम को देख के ही वो खुश हो जाता है। एक मिनट जी, हाँ। साहेब टू इज वेयरिंग टेनिस शूज दैट लुक स्ट्रेंज ओवर हिज डिस्कलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट्स। होता क्या है, साहेब भी पता है आपको, शूज तो वो भी पहना है टेनिस के, लेकिन बहुत अजीब लग रहे हैं। उसकी जो शर्ट है वो डिस्कलर्ड है, शर्ट से कलर उड़ा हुआ है। शॉर्ट्स पहना हुआ है, दोनों डिस्कलर्ड, एकदम कलर उड़ा हुआ है, जाने कितने पुराने कपड़े उसके हैं। समवन गेव देम टू मी। अब वो बोलता है कि मुझे किसी ने ये दिए हैं शूज। ही सेज इन अ मैनर एंड एक्सप्लेनेशन। समझ रहे हो, ये एक्सप्लेनेशन दे रहा है, असल में किसी ने दिए नहीं है उसको। असल में ये जुगाड़ के हैं, कचरे में से उठाए हैं, कचरे में से बिने हुए जूते हैं। द फैक्ट दैट दे आर डिस्कार्डेड शूज ऑफ सम रिच बॉय। किसी बंदे ने फेंके हुए हैं ये जूते, किसी अमीर बंदे के, हु परहैप्स रिफ्यूज्ड टू वियर देम बिकॉज ऑफ अ होल इन वन ऑफ देम। तो इन दो में से एक जूते में होल है। अमीर के लिए तो बड़ी बात है, होल वाला जूता क्यों पहनूंगा। गरीब तो भाई, गरीब के लिए तो ये भी सपना है। मैंने आपको स्टार्टिंग में भी कहा था ना, हम रोते हैं कि हमारे पास नाइकी या एडिडास का शूज नहीं है, और किसी के लिए तो हमारे जो ऐसे जूते हैं नॉर्मल 300-400 वाले, वो भी सपना है। किसी के लिए तो छेद वाले जूते भी बहुत सेटिस्फेक्शन वाली बात है, जिनमें से साहिब भी एक है। सो डज नॉट बॉदर हिम। ये जो छेद है ये साहिब को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अमीर को फर्क पड़ा, उसने फेंक दिए। फॉर वन हु हैज वॉक्ड बेयर फुट इवन शूज विद अ होल इज अ ड्रीम कम ट्रू। तो उसके लिए तो यार सपना सच हो गया, छेद वाला जूता। लेकिन छेद वाला जूता तो मिला ना, सर्दियों में भले छेद वाला जूता पहन रहा है वो। बट द गेम ही इज वॉचिंग सो इंटेंटली इज आउट ऑफ हिज रीच। लेकिन जो गेम वो देख रहा है, ये गेम इसकी औकात से बाहर है। इसकी किस्मत में भगवान ने इसको वो गेम दिया ही नहीं है। अब इस लेक्चर की लास्ट स्लाइड, अब देखो। दिस मॉर्निंग साहेब इज ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ। अब सिचुएशन चेंज हो गई और आपको पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है, जिससे एक बहुत इंपॉर्टेंट आंसर भी आएगा, ये अब आपको समझना है। आज सुबह की बात है, आज मतलब वो कहानी के हिसाब से कह रहा हूं। आज सुबह की बात है, साहेब जा रहा था मिल्क बूथ पे। इन हिज हैंड अ स्टील कैनिस्टर। आई नाउ वर्क इन अ टी स्टॉल डाउन द रोड। अब देखो, ये रोड में आपको समझा देता हूँ क्या है। आपको पता होगा ढलान वाले रोड होते हैं ना थोड़े से नीचे। अब यहाँ पे डाउन द रोड एक टी स्टॉल है, ठीक है। ये रहा टी स्टॉल, समझो ये रोड नीचे जाती है टी स्टॉल पे, और ये थोड़ा सा रोड में ऊपर वाली साइड ये अनीस और साहेब खड़े हुए हैं।
साहेब के हाथ में ये डोलची है, इसको बोलते हैं कैनिस्टर। आपने पक्का यूज की होगी, दूध भी लेने गए होगे, मैं तो लेने गया हूँ बचपन में। इसको बोलते हैं कैनिस्टर इंग्लिश में, हिंदी में इसको बोलते हैं डोलची, जिसमें दूध लेने जाते हैं। दिल्ली में ऐसे मिल्क बूथ चलते हैं, हमारे यहाँ तो दूध की डेयरी होती है, बाकी इंडिया में दिल्ली में आप देखोगे मदर डेयरी के बूथ बहुत चलते हैं, जहाँ कॉइन से दूध मिलता है, पाउच मिलते हैं। तो वो दूध लेने जा रहा है, उसके हाथ में एक स्टील का कैनिस्टर है, और वो अब रोड के नीचे यानी साइड रोड पे अगर आप नीचे जाओगे तो वो काम करता है एक मिल्क बूथ पे। ये कहता है कि आई एम पेड 800 रुपीज एंड ऑल माई मील्स, मुझे वही जो 2 वक्त की रोटी है वो मिलती है, 800 रुपये मिलते हैं। डज ही लाइक द जॉब, आई आस्क, हिज फेस आई सी द लॉस्ट द केयरफ्री लुक। अब जब मैंने उससे बोला तेरे को जॉब पसंद है, ये 800 रुपये में जो तू काम कर रहा है तेरे को मजा आता है क्या, तो उसके चेहरे की हवाइयां उड़ गई, कलर उड़ गया उसके चेहरे का, उदास हो गया। द स्टील कैनिस्टर सीम्स हैवियर देन द प्लास्टिक बैग ही वुड कैरी सो लाइट ओवर हिज शोल्डर। पता है जब वो कचरा उठाता था ना, प्लास्टिक का बैग, तो वो बहुत हल्का था, और ये स्टील कैनिस्टर बहुत भारी है। अभी ऐसे नहीं है 5 किलो 10 किलो वाला हिसाब मैं नहीं कह रहा, भारी है ये मेटाफोरिकली। द बैग वॉज हिज, क्योंकि बैग उसका था। द कैनिस्टर बिलोंग्स टू द मैन हु ओन्स अ टी शॉप, साहेब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर। अब ये लाइन आपके दिमाग में बैठ जाए और आप इसका इमोशन समझ पाओ, एग्जाम में भी याद रख पाओ, इसलिए आगे मैं आपके लिए आकाश अरोड़ा द्वारा लिखी गई कुछ लाइंस मैं आपको दिखाना चाहूंगा ताकि आप इसको समझ जाओ। ठीक है, ये जो लाइन है ये मैंने भी एक पोएट्री में सुनी थी। ये फोकस करती है एक चाय वाले लड़के पे, साहिब जैसा एक लड़का जो कि लल्लन नाम के बंदे की दुकान पे काम करता है। ठीक है, सुनते हैं एक पोयम। कल जब बचपन मिला था मुझको लल्लन की दुकान पर, बना रहा था चाय वहां वो खूब मसाला डालकर। तो अब आप इस सीन को समझ जाओगे कि एक बच्चा है जो कहा लल्लन की दुकान पे यानी चाय वाले की दुकान पे काम कर रहा है मसाला डाल डाल के। ठीक है, कह रहे थे लल्लन मियाँ बहुत गरीब बचपन है, लालच दे देते हैं इसको, रोज के 55-56 है। समझ रहे, रोज के 55-56 रुपए दे देते हैं, मतलब महीने का मान लो 1500-1600 रुपया। बहुत गरीब बच्चा है वो। परेश समझ के बात लगी तो हमने पूछा लल्लन जी बचपन कब गरीब हो गया, कब हुआ ये लालची। तो यार हमने लल्लन से पूछा बचपन कब गरीब हो गया, बच्चे कब से गरीब होने लगे, बचपन कब से लालची होने लगा। थोड़ा हिचके भैया लल्लन बोले अपना काम कर। थोड़ा वो लल्लन हिचक गया, हिचकते हुए थोड़ा झिझकते हुए बोलता है कि अपना काम कर दो। बचपन थोड़ी चाय तो लाकर दे दे इनको छान कर। बचपन मतलब उसको बोल रहा है वो बच्चे को। स्वाभिमान के ग्लास में थोड़ी बचपन ने फिर चाय पिलाई, बचपन में के सपने उबाल कर जोड़ी उसने पाई पाई। अब होता क्या है, वो स्वाभिमान का ग्लास मतलब जो उसकी फ्रीडम थी, जो उसका एक केयर फ्री अंदाज था, जो उसका स्वाभिमान था ना, आप स्टार्टिंग में देख रहे होगे इस कहानी में, वो आ रहा कितना खुशी से कहता है मैं सिक्का उठा लेता हूँ, कभी कभी 10 का नोट भी मिल जाता है कचड़े में। तो वो जो एक स्वाभिमान है, वो जो एक खुशी है, वो खुशी उसकी खत्म हो चुकी है। वो चाय पिला रहा है लेकिन खुशी नहीं है, तो उसमें अपने सपनों को उबालता है। जोड़ी उसने पाई पाई, अब वो पैसे जोड़ रहा है कि उसका जो घर है जो ऑलरेडी गरीब है उसमें कुछ कंट्रीब्यूशन वो दे पाए। कहीं हाथ थे जले हुए, चोट लगी थी मान पर, कल बचपन जब मिला था मुझको लल्लन की दुकान पर। तो अब आप समझ गए होंगे इस पूरे के पूरे एपिसोड का सेंट्रल आइडिया। बहुत ही जल्द इस वीडियो के एंड में अभी आपको दिख रहा होगा इसका सेकेंड पार्ट। ठीक है, जो सेकेंड पार्ट है इस वीडियो का वो आपको अभी दिख रहा होगा, आप उसको देख सकते हो। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आगे की वीडियोस के लिए लाइक करें, अगर आपको पसंद आई हो सब्सक्राइब करें, आगे की वीडियोस के लिए शेयर करें अपने क्यूरियस फ्रेंड्स के साथ। एंड फाइनली